गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और आपके सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। जब आप पूरी क्लास कंप्लीट कर लोगे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपने इस क्लास में क्या चीज़ें पढ़ी है, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और सीधा जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ से देखना कि क्या चीज़ें आई है, क्या चीज़ें नहीं आई। तो अगर बात करेंगे आपका अभिकथन, ठीक है, अभिकथन और कारण, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्योंकि ये आपके जनवरी में न्यू पैटर्न आपका लॉन्च किया था जो कि आपका सीटेट में हुआ था। ये चीज़ें पहले नहीं आती थी लेकिन अब आपकी आने लगी है। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन आया था इसमें क्या है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए जिससे कि बच्चा अधिक से अधिक कार्य कर सके और शिक्षक को कम से कम मदद करनी हो। ठीक है, आपका यहाँ पर रीज़न क्या दिया है, बुद्धि और बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। तो चलिए बताइए कौन सा आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, दोनों सही है या फिर दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है, स्पष्टीकरण गलत है या फिर एक सत्य है दूसरा आपका रॉन्ग है। चलिए बताइए कौन सा इसमें सही हो जाएगा। फटाफट आपको आंसर करना है कमेंट करके। तो आपका जो इसमें आंसर है वो आपका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा चलिए जानते हैं। तो आपका यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य है लेकिन दोनों का आपस में कोई भी मैच नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर बात किया कि टीचर और बच्चे की, और यहाँ पर बुद्धि लब्धि का तो यहाँ पर कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमें पता लग गया कि ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है। अब देखिए किस प्रकार से दोनों सही है। अगर हम बात करें आपके बुद्धि लब्धि की, तो बुद्धि लब्धि जो है परीक्षणों की जो सीमाओं के बारे में एक कथन है। हालांकि बुद्धि लब्धि जो है परीक्षण बच्चों के संज्ञान के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करता है और इसी कारण जो है बुद्धिमत्ता का सही माप नहीं किया जा सकता कि इस बच्चे के अंदर इतनी ही बुद्धि है, नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से जो आपका कारण बिल्कुल ठीक दे रखा है। जैसे कि आपका अभिप्रेरणा आप नहीं बता सकते मेरे अंदर कितना मोटिवेशन है, आपके अंदर कितना मोटिवेशन है, आप कितना प्रयास करते हो, इन चीज़ को हम माप ही नहीं सकते। आगे बात करेंगे अगर आपका अभिकथन, तो इसमें बताया कि मचान बिल्कुल सही है। जहाँ पर अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में है, तो टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए और जैसे ही वो प्रॉब्लम सोल्व होने लगी है, बच्चे को चीज़ें आ जाए, तो टीचर को अपनी हेल्प कम कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है आपका लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे आपका। और मैंने वाइगोत्स्की के ऊपर पूरी मैराथन कराई है, उसमें मैंने वाइगोत्स्की के 3 से 4 क्वेश्चन लिए थे जैसे कि आपका पूरा वाइगोत्स्की कंप्लीट हो जाएगा, तो उस मैराथन को देख लेना। आगे बात करेंगे एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक किसके द्वारा जो है छात्रों के शैक्षिक आत्म अवधारणा के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो बताना है जो आपका एलिमेंट्री स्कूल है इसमें टीचर स्ट्रांगली आपका इन्फ्लुएंस स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट बाय किसके द्वारा ज़्यादा होगा। चलिए पहला है विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीद रखें। भाई बिल्कुल नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव समझ लोगे सीटेट पास हो जाएगा। देखो सीटेट पहले जैसा नहीं रहा कि रटोगे क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं। अगर आप चीज़ें समझ पा रहे हो, जिस प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन करा पा रही हो, आप क्वेश्चन को टैकल करना सीख गए, तो सीटेट को क्लियर करने से कोई नहीं आपका रोक सकता। अगर आप बुकों के पीछे लगोगे रहिए, आप कुछ भी ऐसा पढ़ रहे हो सिर्फ पढ़ने पर रटने पर ध्यान दोगे, सीटेट नहीं होने वाला पास। और इस बार तो जो है आपका 2% का क्राइटेरिया रखा गया कि 2% ही बच्चे सीटेट पास कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे आपका विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीद रखना, सभी छात्रों से कम अपेक्षाएं रखना, स्वायत्ता और आपके पहल को दंडित करना और आपका छात्रों की स्वायत्ता तथा पहल को पुरस्कारित करना। तो बताइए कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें 4th ही एकमात्र पॉजिटिव है, इसी वजह से आपका 4th बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बच्चा कुछ काम कर रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, अपेक्षा कम बिल्कुल गलत, उम्मीद रखना कम बिल्कुल नेगेटिव, और दंडित करना नेगेटिव, तीनों ही नेगेटिव थे, एकमात्र पॉजिटिव था। पूरा आपको देखना भी नहीं था, सीधा आंसर आपके सामने था, लेकिन हम यहाँ डिटेल में इसलिए समझेंगे ताकि एग्जाम में इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर पाओ। अगर हम बात करें आपकी आत्म अवधारणा के बारे में, तो विकास का सकारात्मक योगदान जो है इसमें मिलता है। ठीक है, पॉजिटिव आपको इसमें फीडबैक मिलेगा। इसमें छात्र जो अपने प्रयास, अपने स्वतंत्र चिंतन को स्वीकार करते हैं, क्योंकि आत्म अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट, खुद से चीज़ें डेवलप करना, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है इसमें। स्वायत्ता मतलब खुद से करना, पहल को पहचानना, और अगर बच्चा अच्छा करेगा तो आप उसे पुरस्कार दो। ठीक है, दंडित नहीं करना होता, नेगेटिव तो यूज़ करना ही नहीं है आपको टीचर बनकर। बच्चे आपके भगवान है, बस ये चीज़ें याद करो। और भगवान के बारे में आप नेगेटिव चीज़ें सोचते ही नहीं हो। ठीक है, वो अलग बात है, बहुत से भगवान को नहीं मानते, नास्तिक की अलग बात है और आस्तिक की अलग बात है, लेकिन जो मानते हैं वो कभी भी भगवान को गलत भला बुला नहीं कहते। तो ऐसे आप बच्चों को कभी गलत नहीं कह सकते, ना ही पीट सकते हो।
आगे बात करेंगे, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका छात्र जो है अत्यधिक विचलित है, क्या है, बहुत ज़्यादा परेशान है और कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी हो रही है। मतलब वो माइंड तो लगाना चाह रहा है क्लास में लेकिन लग नहीं रहा। तो कौन सी रणनीति जो है छात्र को केंद्रित करने में मदद करेगी, एक प्रभावी रणनीति? तो टीचर क्या करेगा, बस आपसे ये पूछा है। तो ये कहीं आपकी किताबों में नहीं लिखा हुआ कि यहाँ पे टीचर क्या करेगा। ये चीज़ आपको सोचनी है, समझनी है। जितने ज़्यादा पीवाई को कर लोगे उतना सीटेट आपका सिक्योर हो जाएगा। तो माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त आ गया, नेगेटिव, पूरा पढ़ो ही मत, कट करो, ठीक है। मतलब छात्र को कक्षा के दौरान बार बार कार्य करने को देना, कि बार बार उससे काम दे दो, टास्क दे दो, वैसे ही उसका मन नहीं लग रहा, आप उसे और ज़्यादा बर्डन में डाल रहे हो, नेगेटिव चीज़ें हैं। आगे क्या है, छात्र को अपना ध्यान अवधि बढ़ाने के लिए सख्ती आ गया, भाई गलत है, सब चीज़ें गलत है। लेकिन स्वयं आपका नियमन और आपका समय प्रतिबंध के लिए छात्र को टाइमर देना, जिससे क्या होगा, उसका जो कम टाइम है उसका माइंड नहीं लगेगा। आप उसे क्या रख दोगे, टाइमर रख दोगे। आपको अगर टाइमर रखा जाए कि आपको ये काम 15 मिनट में करना है तो आप कर पाओगे, आप इधर उधर की चीज़ें सोचोगे ही नहीं। जैसे कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो वहाँ पर आपको कुछ और घर की कोई भी परेशानी हो, आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी आपके मन दिमाग में चलती है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पर नहीं चलेगी। और अब आप वीडियोज़ देख रहे हो, अब आप क्लासेस कर रहे हो, अगर आप आपके माइंड में दूसरी तरफ कुछ और चल सकता है, आपके मन में आ सकता है भाई जब मैं पेपर दूंगा तो मैं क्या क्या लेके जाना है, कैसे करना है, नहीं हुआ, हो गया, मतलब ये चीज़ें आपकी चलती है। लेकिन जब आप एक प्रेशर वाली चीज़ों में होते हैं जिसमें आपको बिल्कुल टाइम देखना पड़ता है, तो उसमें जो है आपका ध्यान बिल्कुल फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, आपका ये आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव थे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगी, तो आप ये सारी चीज़ें एक बार ज़रूर पढ़ लेना। वैसे मैंने आपको समझा ही दिया क्यों आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। अब बात करेंगे दोबारा से, अभी कथन और कारण आया था आपके एग्जाम में, तो यहाँ पर क्या है, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने में बच्चों की अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई मार्ग प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे है, विकास जो है अपेक्षाकृत व्यवस्थित तथा अनुक्रमिक है, ठीक है। क्या बताया, विकास जो है ऑर्डर में चलता है, सीक्वेंसली, ठीक है। चलिए बताइए, दोनों सही है, दोनों सही नहीं है, स्पष्टीकरण ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो चलिए बताइए फटाफट, तो क्या हो जाएगा इसका, आपका आंसर नंबर सेकंड बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पष्टीकरण भी सही है और दोनों ही बिल्कुल ठीक दिए है। कैसे, अब स्पष्टीकरण को कैसे पहचानोगे, इसका स्पष्टीकरण है, मैंने आपको लास्ट क्लास में इसकी ट्रिक बताई थी, ठीक है। ये आपका बहुत ही हायर लेवल, हायर एजुकेशन में यूज़ होता है। जैसे आप पीएचडी के एग्ज़ाम दोगे तब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम आपका विकास अपेक्षाकृत अवस्थित तथा अनुक्रमित है, यहाँ पर क्या लगा देंगे, क्योंकि लगाकर अगले अभिकथन को जोड़ते हैं, कारण में क्योंकि लगाएंगे और आपका अभिकथन जोड़ेंगे। इससे क्या होता है, अगर ये इसके साथ रिलेट कर पा रहा है तो आंसर मिल जाएगा, नहीं करेगा तो आपका बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इसमें देखो, क्योंकि वास्तविक जीवन की समस्याओं तथा मूर्त अनुभवों में बच्चों को सीखने के लिए, अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई मार्ग प्रदान करता है, बिल्कुल सही आपका दे रखा है, मैच भी हो रहा है, तो इस वजह से सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। विकास आप पढ़ सकते हो, विकास क्या है आपका, व्यवस्थित है, बिल्कुल सीक्वेंस में चलेगा। मान लीजिए आपकी भी क्या आई थी पहले, बाल्यावस्था, मेरी भी बाल्यावस्था आई थी, तो ये सब चीज़ें क्या है, सीक्वेंस में चलती है, अनुक्रमित होती है, ठीक है। आप पूर्व अनुमानित कार्यक्रम में नई कौशलों तथा क्षमताओं को विकसित कर सकते हो। हालांकि ये अर्थ नहीं है कि वास्तविक जीवन में समस्याओं तथा मूर्त अनुभवों को में सीखने के लिए बच्चों को विकास में कुछ चरणों में ही लाभ होता है। इस प्रकार शिक्षक के सभी उम्र में बच्चों को लाभान्वित होता है। मतलब ऐसे नहीं कह सकते कुछ ही चरण जो है बच्चों के लिए विशेष है या कुछ ही चरण में लाभ होगा, ऐसा नहीं। आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन है, अब भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, लेकिन ये हो सकता है कि कुछ स्टेज में ज़्यादा होगा, कुछ स्टेज में कम होगा। चलिए आगे चलेंगे। आपका रचनात्मक पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है आपका यहाँ पर, रचनात्मक आकलन, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये मैंने लास्ट क्लास में इतनी शॉर्ट ट्रिक से और इतना डिटेल में, शॉर्ट था लेकिन डिटेल में था, अगर वो आपने देख लिया तो इसका तो आप सेकंड में आंसर दोगे, ठीक है। तो बताना है कौन सा जो है सही है, ठीक है। ये आकलन छात्रों को शामिल करते हैं, इसके अंतर्गत जो है व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। ये अंतिम उत्पाद है, अंतिम नहीं है, अंतिम उत्पाद कौन सा, समेटिव है, ठीक है। आपका क्या है, समेटिव आ जाएगा, क्या होता है वो एंड होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, जजमेंट देते हो, तो ये आपका अंतिम तो है नहीं, तो आप सी को कट करना है। आप देखो सी किस किस में है, सी इसमें है, सी इसमें है, तो आपका सेकंड फोर्थ होगा नहीं। चलिए आपका लास्ट देखते हैं, वे छात्रों के मूर्त साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, तो बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर जो है आपका ए बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें, एक तो आपका यहाँ पर दो चीज़ें आ गई, ठीक है। एक आ गया आपका प्रोग्रेसिव पोर्टफोलियो,
ठीक है, और दूसरा फॉर्मेटिव असेसमेंट। दोनों ही मैंने आपको समझा दिए है, प्रोग्रेसिव क्या होता है और आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट मैराथन में मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप एक बार उसे देख लेना ज़रूर। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे, हम आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थे। ठीक है, इसमें आपका पूछना था, इसमें क्या आ गया आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें सीधा थर्ड कट करना था, क्योंकि इसमें अंतिम दे रखा है, बाकी बिल्कुल सही है। फॉर्मेटिव में हम क्या करते हैं, छात्रों को शामिल करेंगे, क्योंकि हमें उसमें क्या करना है, बच्चों को बिल्कुल एक तरीके से हमें वहाँ चीज़ें सिखानी है, बच्चों में इम्प्रूवमेंट करनी है। ठीक है, फॉर्मेटिव मतलब इम्प्रूवमेंट और आपका सबमिटिव मतलब जजमेंट। ठीक है, बस ये 2 शब्द याद रखो, काम आपका हो जाएगा। चलिए, ये डिटेल में दे रखा है, आप इसे पढ़ लेना। बात करें पोर्टफोलियो, क्या होता है आपका सीवी। अब सीवी पोर्टफोलियो क्या मतलब, सीवी क्या होता है आपका जॉब के लिए, जॉब में जाओगे उसमें अपने बेस्ट वर्क लिख कर लेके जाते हो। ठीक है, ऐसे क्या लिख के लेके जाते हो आप, उसमें जो भी उपलब्धि है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, ऐसे हम क्या करते हैं पोर्टफोलियो बच्चों के लिए तैयार करते हैं। टीचर इसे तैयार करता है, इसमें क्या रखता है बच्चों की सारी जो भी अचीवमेंट है, जो भी बच्चे ने पूरी साल भर किया, जो भी कहाँ कहाँ पर उसे कमजोरी थी, कहाँ पर उसने इंप्रूवमेंट किया, वो सब चीज़ें हम एड डाउन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर पूछा है संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत क्या है। चलिए बताइए। तो पॉजिटिव चीज़ें ढूंढने, सीधा पॉजिटिव देखो। निष्क्रिय प्रक्रिया याद करना, नेगेटिव है, पूरा पढ़ना भी नहीं है। आगे बात करेंगे, प्रत्यक्ष आ गया, स्पष्ट आ गया। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रतिपुष्टि। अधिगम तब होता है जब छात्र को शिक्षकों के सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिले। और यहाँ पर क्या है, पर्यावरण के साथ सक्रिय, बिल्कुल सही, बस बाकी देखना भी नहीं था। देखो इस प्रकार से आपको एग्जाम में आंसर देना नहीं भी आता तो भी सही आंसर दोगे। क्या हो गया, फोर्थ बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तो सक्रिय टैग वर्ड आ गया, दूसरा पर्यावरण के साथ वो अंतःक्रिया कर रहा है, उसके माध्यम से ज्ञान का निर्माण कर रहा है। बाकी सब में नेगेटिव चीज़ें थी, क्या थी, सही उत्तर देना नेगेटिव था, प्रत्यक्ष चीज़ें नेगेटिव थी, और आपका यहाँ पर निष्क्रिय। ये सब मैंने टैग वर्ड बताए हैं आपको, सीडीपी के जाकर देख लेना। ठीक है, वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये आगे बात करें, आपका ये पूरा डिटेल में है, समझ लेना एक बार। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में आपका यहाँ पर कौन आ गया, आपके कैरोल, आपका गिलिगन। ये आपका न्यू जो है सी चैट में ऐड किया गया है। ठीक है, इसकी आलोचना के लिए केंद्रीय तर्क क्या है, ये आपका पूछा है। ठीक है, चलिए इसमें बताइए कौन सा है, ये आप कह सकते हैं फैक्ट वाइज है। इसमें क्या है, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन में शैक्षिक आपका निहितार्थ, आपका देखभाल व नैतिकता, नारीवाद। ठीक है, आगे बात करें नैतिक क्षमताओं का आकलन। चलिए आगे बात करेंगे प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें थर्ड आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए एक बार इसे समझते हैं तो ही आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। चलिए यहाँ पर बात करें, अगर आपका कोलेन आपका गिलिगन ने लोरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। ठीक है, कोलबर्ग ने जो नैतिक सिद्धांत थे उसकी आलोचना आपके कैरोल ने दी थी। ठीक है, कैरोल ने आपकी दी थी। इसमें क्या कहा था कि उनका मॉडल काफ़ी हद तक लड़कों के अध्ययन पर फोकस करता है, महिलाओं के बारे में बात ही नहीं की उन्होंने ज़्यादा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, नियमों पर जोर देता है जो कि आपके नैतिकता में पुरुष दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो ये चीज़ें अगली बार ये पूछ लिया जाएगा किस पर फोकस किया था, तो लड़कों के अध्ययन पर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसी वजह से PYQ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बात करें, आपका गिलिगन ने प्रस्तावित किया कि समान रूप से महत्वपूर्ण आपका नैतिक परिप्रेक्ष्य है, जिसमें कि कोलबर्ग ने काम को कम दर्शाया और एक देखभाल करने की नैतिकता, जैसे रिश्तों, देखभाल, दूसरों के लिए जिम्मेदारी पर ज़्यादा केंद्रित किया है। तो इन्होंने इसकी आलोचना भी पूरी बताई थी, क्या थी, समझ में आई चीज़ें। तो यही आपसे पूछा था, पूरा कंप्लीट आप देख लेना, मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बता दिया। इसमें क्या, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में आपके कैरोल गिलिगन की आलोचना केंद्रित है कि नैतिकता और नारीवाद पर ही इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा भेदभाव किया या फोकस नहीं किया। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर है आपका अगला क्वेश्चन, सुजाता। एग्जाम्पल देकर ऐसे क्वेश्चन भी सीटेट में पूछना बहुत ही आपका कह सकते हो ट्रेंड में चल रहे हैं कि एक एग्जाम्पल देगा और आपसे पूछेगा क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि उसे क्या जीतना है, उसे पुरस्कार जीतना। देखो यहाँ पर क्या है, सुजाता नाम की लड़की है, डांस पार्टिसिपेट कर रही है, वो डांस में पार्टिसिपेट कर रही है, वो भी इसलिए ताकि उसे पैसे मिलेंगे, उसे नगद पुरस्कार मिलेगा इस चीज़ को। तो कौन सी आपकी अभिप्रेरणा है, 2 प्रकार की अभिप्रेरणा बताई थी, बाह्य और आंतरिक। बाह्य है जो आपके पुरस्कार, दंड, इन सब चीज़ों पर फोकस करे। आंतरिक क्या, जो आपको वो आनंद प्रदान करे। ठीक है, आनंद, ठीक है, आनंद आपके आंतरिक। और जो आपका बाह्य है उसमें क्या हो जाएगा, आपकी सिर्फ पुरस्कार, ये सारी चीज़ें। तो क्या आ जाएगा आपका, इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी देखना भी नहीं था, ये कोई सेंस वाले ऑप्शन इन्होंने दिए ही नहीं थे, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है।
चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण में प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इससे स्मृति के आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है, कौन सी है? चलिए बताना है आपको, ठीक है। मीनिंग मेकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड स्टोर इन द फर्दर इन मेमोरी, बताना है कौन सा आपके स्मृति के आगे संग्रहित करने में। पुनः प्राप्ति, अवधान, क्षय, भूलना, ठीक है। बताइए, तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या जाएगा आपका यहाँ पर? अवधान, ठीक है। अवधान कैसे आपका? अटेंशन, किस प्रकार से? क्योंकि अर्थ निर्माण स्मृति के आगे किस प्रकार से। चलिए अवधान को पूरा समझते हैं। अगर बात करें आपका, ठीक है, अवधान में एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है अटेंशन, जो कि आपका अर्थ निर्माण पर फोकस करती है। अगर आप इस क्लास को देख रहे हो और आप अटेंशन ही नहीं है, आप में अवधान ही आप नहीं कर पा रहे हो, इधर उधर आपका माइंड चल रहा है, तो आधे क्वेश्चन समझ में आएंगे, आधे नहीं आने वाले। तो यही है कि स्मृति में संग्रहित करने के लिए आवश्यक है अर्थ निर्माण, तभी प्राप्त कर पाओगे। ये क्या करता है? वो जानकारी को, इन्फॉर्मेशन को संशोधित करता है, ग्रहण करता है, संग्रहित करने से पहले ध्यान देने तथा उस पर ध्यान केंद्रित करता है। अब मान लीजिए आपने अवधान समझना था, आपका ध्यान ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? पहले अपने माइंड को जो है इस पर फोकस कराओगे, चीज़ें ध्यान से सुनोगे तो ही चीज़ें समझ में आएगी। और इसमें आपकी कौन सी, आपके यहाँ पर चयनात्मक निष्पादन के रूप में कार्य करता है। चीज़ें एक तरह से चॉइस एलिमिनेट करके जो है चीज़ें यहाँ पर सीखी जाती है। कुछ जानकारी को आगे की प्रक्रिया में हमारे संज्ञानात्मक तंत्र में प्रवेश करने में मदद मिलती है। मतलब आप वही चीज़ें सीखोगे जो आपको सीखनी है, ठीक है। उसी चीज़ में आपको अटेंशन ज़्यादा होगी। मान लीजिए आपको खाना बनाना नहीं आता, आपको कितना भी सिखा ले, आप उसमें अटेंशन ग्रेन नहीं कर पाओगे, अटेंशन आप उसमें आएगी नहीं, क्योंकि आपका ध्यान तो बैट बॉल खेलने में लगता है, तो आपको कुकिंग कहाँ से आएगी? नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी यहाँ पर एग्ज़ाम में आई थी, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर, ठीक है। कोलबर्ग का एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, चलिए इसे भी देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में बच्चों का तर्क सिद्धांत की नैतिकता पर केंद्रित है। तो यहाँ पर पूछा है नैतिकता पर केंद्रित है। आपकी कोलबर्ग ने कितनी स्टेज दी थी, लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो बताना है आपका स्वायत्ता नैतिकता, आपका पारंपरिक नैतिकता, प्री कन्वेंशनल, ठीक है, कन्वेंशनल मोरालिटी, या फिर आपका यहाँ पर विषम नैतिकता। तो बताइए कौन सा है? तो आपको इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आप इसमें हटा भी सकते थे, कैसे? आपका स्वायत्ता नैतिकता, इसमें बात ही नहीं हुई, ठीक है, आपका कोलबर्ग ने दी ही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन भी आपका कभी कोलबर्ग ने नहीं दिया, तो इन दोनों में से कोई सा एक होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या पूछा है यहाँ पर? नैतिकता पर। ये आपकी थोड़ी अपर स्टेज हो गई, ठीक है। क्या हो गई आपका यहाँ पर? थर्ड और फोर्थ, सेकंड स्टेज हो गई। इसमें क्या बात करेंगे हम? नैतिकता, सामाजिक मापदंडों पर। जो वहीं आपकी जो पहली स्टेज है वो अच्छा बच्चा बनना, जैसा काम करोगे वैसा बच्चा करेगा, ये सारी चीज़ों पर फोकस करता है। लेकिन यहाँ पर नैतिकता आ जाती है आपकी, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें जो है नियमों तथा विनियमों का पालन करते हैं, एक स्थिर कार्यशील समाज बनाने के लिए और इस चीज़ में विश्वास रखते हैं, ठीक है। ये आपका पारंपरिक नैतिकता है। इसमें 2 स्टेज आती है, थर्ड और आपकी फोर्थ, ठीक है। इन दोनों को भी याद रखना है। टोटल जो है आपकी इसमें 3 स्तर है, स्तर आपके 3 है, स्टेज आपकी 6 है, ठीक है। एक स्तर में कितनी है? 2 स्टेज है। इस प्रकार से आपकी डिवाइड की गई है। तो ये हमने आपके टॉप क्वेश्चन आपके कर चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना है। और इस बार सीटेट आपको पास करना ही होगा, क्योंकि आगे आपकी काफ़ी वैकेंसीज देखने को मिलेगी, और बिना सीटेट के आपकी ना तो कोई टीचिंग डिप्लोमा की वैल्यू है, ना ही आप कहीं पर पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। और आपने अभी तक मैराथन क्लास नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लेना, उससे आपका सीटेट में सीडीपी में तो आप कभी फेल नहीं होने वाले। सीडीपी में काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप उस क्लास को देख लेते हो। कहीं पर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें बता सकते हो। पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।